फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में फिर से आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे और आगे भी सही रहेंगे, क्योंकि इस पेंडेमिक में आप जितना से ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित रखेंगे उतने ही आप अच्छे से रहेंगे। तो आप इस सिचुएशन में अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप का ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें, और अगर हो सके तो सहयोग, अगर किसी को ज़रूरत हो, नीडी की भी हेल्प कर सके तो करें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज का। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी। मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं अपलोड किया था BHU एंट्रांस से लेकर। वैसे अभी तक तो इससे रिलेटेड कुछ एंट्रांस से रिलेटेड कुछ फॉर्म वगैरह का तो नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे आता है मैं आपको कंफर्म कर दूँगी, लेकिन अब आप लोगों को थोड़ा सा इसके प्रति अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत जल्द ही ये निकलने वाला है। क्योंकि सेशन जो लेट चल रहा था वो भी लेट हो चुका है बहुत। अभी इस पेंडेमिक के कारण अभी थोड़ा और लेट हो रहा है, तो अब जब बहुत जल्द ही निकलेगा फॉर्म का फिल करने का। तो चलिए आप लोग भी तैयार हो जाइए। वैसे इस सिचुएशन में पढ़ने की तो मतलब मेंटली कोई प्रिपेयर नहीं है, सब कोई कुछ ना कुछ मतलब इस सिचुएशन में नहीं है कि अपने आप को एकदम पूरी तरह से पढ़ाई में लगा सके। तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो हम पढ़ ही सकते हैं माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। इधर उधर की न्यूज़ सुनने से अच्छा है कि हम माइंड को डाइवर्ट करें और अपने आप में थोड़ा मतलब अपने आप को थोड़ा टाइम दें, अपने पढ़ाई को टाइम दें। तो चलिए हम देखते हैं आज का वीडियो जो है BHU 2010 का क्वेश्चन पेपर। ये एमएड का एंट्रांस पेपर है। 2009 का जो है 2009 का जो है आप लोगों को अपलोड किया जा चुका है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने सिलेबस वगैरह जो भी है मैंने बता दिया है। और आज मैं देखा मतलब आप लोग देखेंगे 2000 एमएड 2010 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए हम देखते हैं। आप लोगों को सारे क्राइटेरिया तो पता होगा ही। मैंने 2009 वाले क्वेश्चन में 2009 वाले क्वेश्चन में मैंने सारे इंट्रोडक्शन बता रखे हैं। आप लोग ना हो तो ये हो सके तो पढ़ भी लीजिएगा। देखिए फर्स्ट जो था यहाँ पे जो आपको 450 मार्क्स दिख रहे हैं वो पहले का था 2010, यानी 2015 से जो है पैटर्न चेंज हो चुका है। उस टाइम जो 150 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 130 क्वेश्चन ये 120 क्वेश्चन आपके एजुकेशन पेपर होते हैं उनके, और 20 क्वेश्चन होते हैं ऑप्शनल पेपर हिंदी और इंग्लिश के। लेकिन अब क्या होता है कि 100 क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं एजुकेशन के जितने भी पेपर है उससे जो आपके बीएड में है, और 20 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे ऑप्शनल पेपर से। यानी टोटल 130 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 360 मार्क्स के। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 200 से अबव मार्क्स लाना है, 200 प्लस, तो आपका अच्छे से अच्छा रैंक आएगा और आपका जो फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस होता है FMC उसमें आपका एडमिशन हो सकता है। तो चलिए मैं जैसे जैसे आपको बताती जाऊंगी, आप पढ़िए। और मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने एमएड सिलेबस के बारे में आपको दिखाया था, तो वो आप उसको अगर फॉलो करते हैं थोड़ा बहुत, पूरे डीपली नहीं, तो आपका अच्छे से मार्क्स आ सकता है। चलिए जो मैं स्टडी बता रही हूँ उसे आप फॉलो करते जाएं, क्योंकि जो भी बच्चे पिछले बार ऑफलाइन क्लासेस में करे थे ये स्ट्रेटजी को फॉलो, उनका अच्छे से मार्क्स आया है और उन्होंने अच्छा रैंक पाया है। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यस, द नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन दैट डिस्चार्जेज रेगुलेटरी क्या दिया हुआ है यहाँ पे, थोड़ा ये और जो है प्रिंटिंग थोड़ा इंस्टीट्यूशन है आई थिंक फॉर टीचर एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था कार्य को संपन्न करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का संगठन कौन है। देखिए यहाँ पे नेशनल लेवल, अब जब क्वेश्चन पढ़े तो पूरे अच्छे से पढ़े ताकि आपको समझ में आ सके और आप एक एक पॉइंट आपको समझ में आ सके, आप क्लियर हो सके क्या पूछना चाह रहे हैं। तो इसका जो होगा आंसर होगा वो NCTE होगा, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस जो भी बनाने होते हैं वो कौन करता है, NCTE करता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, और मैं ये बताऊंगी कि अगर जब आपको ये दिखा कि यहाँ पे आपको NCTE इसका आंसर होगा, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको NCERT के बारे में भी पढ़ना है,
DAMT के बारे में भी देखना है कि ये क्या होता है इसका मतलब, और AICTE के बारे में भी देखना है कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आप ऐसे एनालाइज करके पढ़ेंगे तो आपका अच्छे से मार्क्स आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज द सेटअप इन 1857 एट बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली एंड मद्रास। तो भारत में पहला आधुनिक विश्वविद्यालय 1857 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो वैसे 1857 में तो 3 यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किए गए, जो था कलकत्ता में, बम्बई में, मद्रास में, लेकिन सबसे फर्स्ट हुआ था कलकत्ता में। ओके, तो आप इसके बारे में भी थोड़ा सा ढूंढ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम इससे रिलेटेड कलकत्ता में कौन सा यूनिवर्सिटी था पूछ सकता है, मद्रास में कौन सा था, ये किसने किया था, ये पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टारगेट ईयर फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूई अंडर सर्व शिक्षा अभियान। देखिए यहाँ पे आंसर बगल में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आप ढक करके भी आप इसे अपने से खुद से सॉल्व कर सकें, और अगर आपको ज़रूरत हो कि मुझे इसका PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ऑफिशियल आंसर की है, जो BHU निकालता है वही आंसर सही होता है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा 2010। Which one of the following is included in the list of educationally backward state? यानी कि एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट में कौन शामिल है? तो यहाँ पे जो होगा उड़ीसा। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, इस एजुकेशनल बैकवर्ड की सूची में जो राज्य आते हैं उनका नाम है जो होता है ये बीमारू, यानी कि बिहार, मध्य प्रदेश, उसके बाद हो गया आपका आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा, ये सारे और जो कुछ है आप देख लीजिएगा। लेकिन ये जो एजुकेशनली बैकवर्ड सूची में जो भी शामिल है वो ये हैं, और बाकी जो नहीं है आप और भी उन्हें सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मेरे पास कुछ नोट्स हैं वो उसका भी मैं वीडियो बना सकूँ ताकि आप लोगों को सहूलियत मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज बिलीव्स इन द ऑथोरिटी ऑफ वेदास। ये जो है इंडियन फिलोसफी, जब वेद उपनिषद की बात करें तो समझ जाइएगा कि आप ये इंडियन फिलोसफी है। आपको थोड़ा सा इंडियन फिलोसफी के बारे में पढ़ना है, जो 6 फिलोसफी होते हैं उसके बारे में पढ़ना होगा, जो न्याय, योग, उसके बाद वेदांत, ये जो होते हैं ना उसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा बहुत अगर बता सकूँ इसके बारे में तो मैं बता दूँगी, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में मेहनत करना पड़ेगा कि बौद्ध क्या है, चरवाक क्या है, जैन क्या है, सांख्य क्या है। इसका जो होगा आंसर सांख्य होगा, क्योंकि सांख्य जो है वेदों की सत्ता को मानता है, और बौद्ध, चरवाक और जैन, चरवाक तो एकदम नास्तिक है, और बौद्ध और जैन जो है वेद को मतलब ईश्वर को मानते हैं लेकिन वेद में विश्वास नहीं करते। ठीक है, इसीलिए इन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है। बौद्ध एवं जैन और सांख्य को आस्तिक दर्शन, अगर इसके बेस पे डिफरेंट किया जाए, विभिन्नता को देखा जाए, तो यहाँ पे बौद्ध, जैन और सांख्य जो है आस्तिक दर्शन है, और चरवाक जो है नास्तिक दर्शन है। लेकिन सांख्य, जब वेदों की सत्ता की बात आती है कि वेद की सत्ता को कौन मानता है, तो बौद्ध, जैन और चरवाक नहीं मानते। चरवाक तो वैसे भी नहीं मानता, लेकिन बौद्ध और जैन भी नहीं मानते, इसीलिए वो सांख्य यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट है, द ईयर वॉज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन्स, यानी विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष सन कितने में, मतलब कब घोषित हुआ विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष? तो 1981 में हुआ है। आप इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं कि कब हुआ, किसने किया, ये अब थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 4 आर्य सत्यों में सम्मिलित नहीं है? देखिए, ये जो आर्य सत्य हैं बौद्ध दर्शन से संबंधित है, यानी बुद्ध का आर्य सत्य। तो इसमें जो है आपको इसके बाद 4 आर्य सत्य के बारे में थोड़ा पढ़ना होगा। अगर बुक्स में आपको बीएड में पढ़ना नहीं है तो देखिए, क्योंकि आपने बीएड में नहीं पढ़ा है, क्योंकि आप लोगों ने अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि नामुमकिन है करना।
वो मुमकिन है। लेकिन BHU वालों के लिए थोड़ा ये आसान रहता है, क्योंकि वो जो हैं BHU में पढ़े होते हैं ये सिलेबस, उनका ये सिलेबस पढ़ाया गया रहता है। लेकिन आपको क्या करना है, BHU के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, क्योंकि उनका सिलेबस जो है वास्ट है, और आपका सिलेबस हो सकता है कि थोड़ा कम हो सिलेबस में पढ़ाया गया हो, तो आपको इसको देखना होगा ताकि आप अच्छे से क्रैक कर सके BHU एंट्रेंस। तो इसमें होगा दुख दूर नहीं हो सकता, तो ये गलत है, क्योंकि बुद्ध का जो आर्य सत्य है वो बोलते हैं दुख का अंत है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस में लगाना है, जब दुख का अंत है तो दुख दूर नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब दुख का अंत है तो दुख दूर हो सकता है। दुख का कारण है, दुख दूर करने के उपाय हैं। जब दोनों बातें यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको थोड़ा सा माइंड, अगर आप थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं कि इसका आंसर फर्स्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ NCERT। अब यहाँ से पूछ रहा है कि NCERT, देखिए मैंने आपको बोला था ना कि NCERT जब आप पढ़ रहे हैं उसमें दिया हुआ है कि NCERT का जब पढ़े कि आप क्या कार्य है, तो ये भी पढ़े, जब जो ऑप्शनल दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसका भी थोड़ा सा, उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लें। तो NCERT को मैंने बोला था पढ़ने को। देखिए NCERT से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक NCERT की भूमिका है। तो केंद्रीय विद्यालयों की पब्लिक परीक्षा संपन्न कराना, ये नहीं है, ये तो CBSE का काम है। केंद्रीय विद्यालय को मान्यता प्रदान करना, ये भी नहीं है। भारत में विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, भारत के स्कूलों के पर्यवेक्षण की घोषणा करना, तो ये तो NCERT का काम है। तो भारत में विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना NCERT का काम है, इसका 3 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। कौन क्राइटेरिया, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्राइटेरियन बेस्ड रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन, क्राइटेरिया बेस्ड इवैल्यूएशन या नॉर्म बेस्ड इवैल्यूएशन, आपने पढ़ा होगा। तो क्राइटेरिया क्या होता है, कुछ एक क्राइटेरिया बताया जाता है, और नॉर्म में होता है कि एक नॉर्म निर्धारित कर दिया जाता है कि इससे ऊपर अगर किसी का आया तो वो सब निकल जाएंगे, और क्राइटेरिया में क्या होता है, वो एग्जाम लेने वाले के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन है। तो गीता ने 60 मिनट में 100 में से 80 पद सही हल किए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है गीता ने 60 मिनट में, पहले से एक क्राइटेरिया निश्चित किया गया है कि 60 मिनट में 100 में से 80 पद मतलब आइटम्स जो है हल किए हैं। तो ये एक क्राइटेरिया है जिसको उसने फॉलो कर लिया है, तो ये इसका आंसर होगा। लेकिन जॉन कक्षा में औसत स्तर का छात्र है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मोहन कक्षा में तृतीय स्थान पर है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। राम विज्ञान विषय में 50 अंक प्राप्त किए हैं, इससे भी हमें मतलब नहीं है। बस हमें देखना है निष्कर्ष संबंधित कि क्या निष्कर्ष आया, क्राइटेरिया क्या था और उसके बेस पे क्या आया। ठीक है, क्राइटेरियन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिवील कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजवाद की विशेषता नहीं बताता। ये आपका जो सोशियोलॉजी होगा, जो आपके कंटेम्प्रेरी एजुकेशन में पढ़ाए जाते हैं, समाज एवं शिक्षा, तो आपको वहाँ से इसके बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे समाजवाद में प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण स्थान है, नहीं है। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, नहीं है और है में अगर थोड़ा सा भी अल्टर होगा आपका क्वेश्चन पढ़ने की समझ, तो वो गलत हो सकता है आंसर। समाजवाद व्यक्ति को समाज का एक अंग मानता है, राइट है। समाजवाद व्यक्ति की पृथक सत्ता नहीं मानता, यानी सबको समान मानता है। वो जो देखिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, समाजवाद व्यक्ति को समाज का एक अंग मानता है। नेक्स्ट है, समाजवाद व्यक्ति की पृथक सत्ता नहीं मानता। समाजवाद पूंजीवाद का विरोध करता है, ठीक है, जिसमें कार्ल मार्क्स ने ये दिया था सोशलिज्म, सबको समान वर्ग, क्लासेस में क्लासलेस सोसाइटी की जो इस्टेब्लिश किया था, उनका जो एक एम उद्देश्य था उनके रिसर्च का। तो यहाँ पे जो होगा क्या होगा, समाजवाद में प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण स्थान है, ये गलत है। इन इंडिया डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एज एन एजुकेशनल एम वाज सेट बाय, किसने कहा था। तो ये जो है आपका कंटेम्प्रेरी एजुकेशन का है, इसमें हो जाएगा। मैं आपको हिंदी भी दिखा देती हूँ कि भारत में प्रजातंत्रीय नागरिकता के विकास का शैक्षिक उद्देश्य किसने कहा। तो ये होगा आपका मुदालियर कमीशन ने कहा था, ठीक है, क्योंकि देखिए हंटर कमीशन इंडिपेंडेंस के बाद का है, और ये बोल रहा है भारत में प्रजातंत्रीय नागरिकता के विकास का शैक्षिक उद्देश्य किसने कहा। तो ये समझ लीजिए कि इंडिपेंडेंट
पोस्ट इंडिपेंडेंट का ये जो एजुकेशन सिस्टम है, तभी तो लोग ये डेमोक्रेटिक जो उद्देश्य एम था वो निर्धारित किया गया, डेमोक्रेसी की बात हुई। तो हंटर कमीशन उसके पहले का है, सैडलर कमीशन भी उसके पहले का, और संस्कृत कमीशन तो कोई है ही नहीं, ठीक है। और आई डोंट नो, हो भी सकता है, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया है मैंने उसने में संस्कृत कमीशन नहीं देखा है। लेकिन हंटर कमीशन और सैडलर कमीशन प्री इंडिपेंडेंट कमीशन है। तो इसका आंसर होगा मुदालियर कमीशन। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हंटर कमीशन भी देखें और सैडलर कमीशन के बारे में भी पढ़ लें, एनालाइज कर ले थोड़ा सा, ऐसे करके चलोगे आप तो आपका अच्छे से BHU में निकल जाएगा इंट्रांस। नेक्स्ट है द नेम ऑफ एंशियंट ज्विश स्कूल वॉज। अब यहाँ पे प्राचीन यहूदी विद्यालय का नाम था, क्या था? तो सिनेगॉग था, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सिनेगॉग, आपको ये नहीं मिलेगा कि आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन ये हो सकता है BHU के सिलेबस में पढ़ाया जाता हो तो वहाँ उनके लिए आसान हो। लेकिन थोड़ा सा आप गूगल बाबा का भी यूज कीजिए, ठीक है। और वहाँ से ये भी सर्च कीजिएगा कि अकादमी किसकी थी, स्कूल किसके विद्यालय का नाम था, लिसियम किसके विद्यालय का नाम था, विद्यालय किसके विद्यालय का नाम था, और सिनेगॉग किसके विद्यालय का नाम था। क्योंकि आप ये भी पूछ सकते हैं कि सिनेगॉग की स्थापना किसने की, लिसियम की स्थापना किसने की, एकेडमी की स्थापना किसने की। एकेडमी की स्थापना मुझे याद था, आई थिंक प्लेटो आई थिंक, उतना कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन प्लेटो ने किया था। अगर आपको पता हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गांधीयन फिलोसफी बेसिक एजुकेशन। अब बोल रहा है आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक नई तालीम शिक्षा, बेसिक आधारभूत शिक्षा। तो इसमें आपको मिल जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा गांधी दर्शन की बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य था। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, ये तो उनका था ही। अब था यहाँ पे बोल रहा है, तो अब बाकी तो नहीं होंगे, जब एक मिल गया सही तो बाकी। भारत में निजी प्रबंधन की शैक्षणिक संस्था का विकास करना, बिल्कुल नहीं। भारत में सभी के लिए शिक्षा आवश्यक नहीं थी, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करना, अंग्रेजी शिक्षा का देखिए उन्होंने विरोध नहीं किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मतलब अंग्रेजी शिक्षा का उन्होंने बोला था कि हिंदी मीडियम में होना चाहिए, लेकिन सेकेंडरी भाषा के रूप में, लैंग्वेज के रूप में इन्होंने इंग्लिश को भी मान्यता दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक होता है ना कि कौन सा जो है क्लोजली बहुत रिलेटेड है, तो इसका आंसर आपको ये भी देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कौन सा सटीक जो बोलते हैं ना कि क्या बैठ रहा है, ये आपको देखना है। तो आंसर एक होगा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन फिलोसफी। अब बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संस्कृति की अनिवार्य विशेषता नहीं है। तो निराशावाद, पेसिमिज्म। देखिए नैतिक व्यवस्था में विश्वास, ये भी सही है। कर्म का नियम, ये भी सही है। आध्यात्मिकता का नियम, ये भी सही है। निराशावाद बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये देखिए थोड़ा इंडियन फिलॉसफी है, आपको इंडियन फिलॉसफी में थोड़ा बहुत ये करना होगा। और अगर बाई चांस कि आपको अगर आंसर अब इंट्रांस में आप बैठे हैं और आपको क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है, तो ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा दोगे ही, आपको बस उसी क्वेश्चन को फॉलो करना है, यानी मार्क करना है जो आपको एकदम से कंफर्म है कि ये है तो है। अगर आप 80 क्वेश्चन भी करते हैं सही तो आपका एकदम एडमिशन कंफर्म है, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन द फर्स्ट इंडियन वुमेंस। लेकिन अभी से ही आप ये मत करके चलिए कि मुझे 80 ही बनाने हैं, आप ऐसा करिए कि हमें 120 में 120 बनाने हैं, 10-5 छूटा भी तो कोई बात नहीं, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन वुमेंस यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड ऑन कब हुआ था, यानी प्रथम भारतीय महिला विद्यालय SNDT की स्थापना हुई थी कब। तो ये है इसका 3 जून 1916 में। SNDT ये कुछ साबर नहीं कुछ ऐसा करके, मैं थोड़ा मिस कर रही हूँ, मैं आपको बता दूँगी अलग से, जब मैं थोड़े की पॉइंट बताऊँगी ना वीडियो का, सॉरी नोट्स का, तो मैं उसमें आपको बता दूँगी। लेकिन आप ये सर्च कर सकते हैं SNDT करके, आपको पता चल जाएगा, मिल जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इकाई योजना क्रियाकलापों की समय सारणी बनाने में सहायक होती है। इकाई योजना अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के प्रत्ययीकरण में सहायक होती है। इकाई योजना में अनेक पाठ्य योजनाएं सम्मिलित होती है। इकाई योजना का क्षेत्र पाठ्य योजना से छोटा होता है। लेकिन ये आपको देखिए आपको मिल जाएगा जो माइक्रो टीचिंग जो पढ़ाई जाती है, लेसन प्लान कैसे आपको करना है, यूनिट प्लान, तो उसका आंसर, तो इसका आंसर 2 होगा। इकाई योजना अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के प्रत्ययीकरण में
सहायक होता है। मे भी आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, लेकिन ये आंसर सही है। BHU के ऑफिशियल की आंसर की के अकॉर्डिंग है, तो ये सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बनाइजेशन? निम्नलिखित में से शहरीकरण की कौन सी विशेषता नहीं है? ये आपको सोसाइटी एंड एजुकेशन में मिल जाएगा। सिनेमा घर, सड़क, स्कूल आदि की सुविधा होती है, ये है। नहीं है, पूछ रहा है यहाँ पे। शहर के लोग गांव वाले का अनुकरण करते हैं, गांव धीरे धीरे उपशहर बनते जाते हैं, स्त्रियों को पर्याप्त स्वतंत्रता होती है, तो इसका आंसर सेकंड सी होगा। ये तो आपको कॉमन सेंस में ही आपको आंसर मिल जाएगा कि शहर के लोग गांव वालों का अनुकरण करते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड मोस्ट डिजायरेबल मल्टी सेंसरी मटेरियल? यानी कि यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुसंवेदी सामग्री के रूप में सबसे अधिक वांछनीय है? तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका 4 होगा। वह सामग्री जिसमें 2 या 2 से अधिक इंद्रियों का उपयोग में लाया जाता हो। ठीक है, तो ये तो एकदम आप इजी है, देख सकते हैं। ये जो है आपका टीचिंग एड से रिलेटेड है, आप वहाँ देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आ रहा है कि अनुषंग विधि की अनुशंसा किसने की थी? हु वॉज रिकमेंडेड अनुषंग मेथड? तो इसका आंसर होगा पेस्टालॉजी। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे प्लेटो, रसेल और सुकरात के बारे में, सोक्रेटिस के बारे में भी, रसेल, बर्टन रसेल, प्लेटो एंड सोक्रेटिस और पेस्टालॉजी, आपको चारों के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि किसने क्या बोला था। इन लोगों की कुछ कोट भी है और किसने कौन सी मेथड ये की थी, उनके अनुसार क्या था, नॉलेज जनरेशन का सोर्स क्या था और नॉलेज जनरेशन कैसे होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ केयरफुली आर्ग्यूड एनालिसिस? निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम सावधानीपूर्वक विचार विमर्श द्वारा विश्लेषण प्रदान करता है? तो ये होगा आपका आंसर व्याख्यान, लेक्चरिंग होगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, टेलीफोन ट्यूटरिंग तो ऐसे ही तो आपको थोड़ा सा पता होगा ही नहीं। भारत में जाति का आधार क्या है? तो ये भारत में जाति का आधार जन्म होता है, जन्म। पहले जो क्या था, व्यवसाय के बेस पे होता था। पहले जो था वर्ण व्यवस्था थी, उसके बाद कर्म व्यवस्था हुई। ओके, तो अभी जो भारत में जाति का आधार क्या है? जन्म। ये आपको सोसाइटी वाले कंटेम्प्रेरी एजुकेशन वाला जो होता है पेपर, उसी में आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अफेक्टिव एट्रीब्यूट्स? ये है जो है, ये टीचिंग एड से रिलेटेड है कि जो साइकोमोटर, यहाँ पे भावात्मक, जो ब्लूम्स ने थ्री डिवाइड किए थे शैक्षिक उद्देश्य को, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो उसमें पूछ रहा है कि अफेक्टिव डोमेन के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके लिए कौन सा निम्नलिखित में से बेटर रहेगा? तो ये श्रव्य ऑडियो टेप बोल रहा है कि ये कौन सा माध्यम सर्वोत्तम है? तो ऑडियो होगा। ठीक है, क्योंकि वो उसमें फील करने की एक होता है ना, कि सुन करके फील करना, ये हो सकता है। और इसमें आप बोलोगे कि हाँ कुछ भी, मतलब और भी हो सकते हैं, OHP, ट्रांसपेरेंसीज, मैप। तो लेकिन मैंने क्वेश्चन देखा था तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हुई थी, लेकिन जब वहाँ पे बात करने पे BHU में तो ये हुआ कि नहीं, ये जो है आंसर एक ही होगा। अब जिन्होंने क्वेश्चन बनाया है उनके पर्सपेक्टिव से तो एक ही आंसर होगा। अब उन्होंने पता नहीं क्या सोच कर बनाया है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते होते हैं, आपको पता ही होगा। तो उनकी जो देखने की जो दृष्टिकोण होगा वो आई डोंट नो, लेकिन इसका आंसर ये होगा। आप भी यहीं लगाइएगा, क्योंकि किसी ने बोला था कि मैंने अलग लगाया था तो क्वेश्चन गलत हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एज ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग इज विद इन द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया? तो इसका होगा फर्स्ट 5 ईयर्स। भारत में प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा का अभिप्राय निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग से है? तो प्रथम 5 वर्ष, यानी प्राथमिक शिक्षा, यानी 1 to 5 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा आपको प्राइमरी जो एजुकेशन सिस्टम था, अभी तो 2020 में जो आया है NPE, तो वो तो अलग है, लेकिन उसको भी ध्यान में रखना है आपको। और फर्स्ट वाला हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का भी ध्यान में रखना है।
हु गेव द कंसेप्ट ऑफ सोशल इफिशियंसी। जब आप डुई के बारे में पढ़ेंगे तो इन्होंने नहीं दिया था सामाजिक दक्षता। इनका उद्देश्य, मेन उद्देश्य था एजुकेशन का सोशल इफिशियंसी। और आपको क्या करना है, हेगल के बारे में पढ़ना है, जेम्स और पियर्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन प्रैग्मेटिज्म के प्रवर्तक है, प्रोपोनेंट हैं, या समर्थक हैं, या कौन फॉलोअर हैं। तो इसमें हो जाएगा, आपको मैं बता दूं कि डीवी, जेम्स और पियर्स। तो इसमें नहीं है तो हेगल हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे भी आपको प्रोपोनेंट के भी नाम रखने हैं कि जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, तो इन सारे प्रोपोनेंट्स के भी नाम रखने हैं। सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल SIM इज कैरेक्टराइज्ड बाय, किससे होता है, सेल्फ, स्व अनुदेशन सामग्री, यानी कि स्व अधिगम, सेल्फ लर्निंग से संबंधित होता है। तो आज मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ, आज का वीडियो एंड करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जितना हो सके, ओके। तब तक के लिए आप इसे एनालाइज कीजिए। अभी मैंने जितना भी पढ़ाया है उसको एक एक क्वेश्चन को एनालाइज कर करके आप पढ़िए। जो भी 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान में रख के पढ़िए, और चारों का आंसर आप एक कॉपी बना लीजिए, उस पर लिखते जाइए, ठीक है। पहले तो आप पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन से पॉइंट हमें फॉलो करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना नोट्स बनाते जाइए। 4 लाइन, 5 लाइन, आप एक फ्लो चार्ट या कुछ भी जैसे आपको ईजी पड़े, जैसे आपका इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है आपके माइंड में, वैसे आप कर सकते हैं, ओके। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ओके। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।